धन्यवाद राहुल जी। CSR रिसर्च फाउंडेशन के तत्वाधान में आज इस कार्यक्रम में मुझे आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं हमारे परम मित्र प्रिय दीनदयाल जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अभी हमने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, इस जो आज के विषय है फाइनेंशियल इंक्लूजन और उसके विभिन्न पहलुओं पे वक्ताओं के वक्तव्य सुने। और मुझे लगता है कि अजय भाई जी ने बहुत ही जिस तरह से उसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को बताया, उसके पहले श्री PR जयशंकर जी और RK गुप्ता जी को भी आप लोगों ने सुना। KM अग्रवाल जी भी हमारे मित्र हैं, वो उनको भी हम अगले सेशन में आपका हो गया हाँ अच्छा, इनको हम सुनेंगे। और यहाँ पे हमारे कई मित्र इंस्टीट्यूट के श्वेता जी, अपना चौहान साहब और भी बहुत सारे अग्रवाल साहब सब यहाँ पे हैं, तो हम उसको सुनेंगे। 2 दिन का यह पूरा कार्यक्रम है। जिस प्रकार दीनदयाल जी इन डेप्थ इस विषय को कई वर्षों से लेके चल रहे हैं, तो मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ, टीम का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि देश में समाज में कोई भी काम को ना सतत करना बहुत मुश्किल होता है। हमारे देश में या कई जगहों पे मैंने देखा है कि रिजल्ट इसलिए नहीं आते कि हम एक काम लेते हैं, फिर लगता है दूसरा कर लें उससे अच्छा होगा, वो कर उसको छोड़ के तीसरा करने लग जाते हैं। लेकिन दीनदयाल जी सतत CSR को लेके, समाज के फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेके हर वर्ष कार्यक्रम करते रहे और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं कुछ विषय आपके सामने जरूर रखूँगा। भारत में हम लोगों ने 1947 में हमने स्वतंत्रता प्राप्त की और उसके बाद 1950 में हमने अपना संविधान बनाया, जिसको 1950 में लागू किया था। संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए एक परिकल्पना की थी अपने देश में। हमने पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात की, हर यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। उस वक्त लोग सोचते थे कि भारत में जो जनता है वह एजुकेशन का लेवल, पावर्टी का लेवल ऐसा है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज को हम लोग सफलता से लागू नहीं कर पाएंगे और हम डेमोक्रेसी को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस वक्त के हमारे संविधान के निर्माताओं में यह विजन था, वो जो लीडरशिप थी उनमें यह विजन था कि उन्होंने हमारे देश के लोगों पे एक विश्वास व्यक्त किया और पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज को हमारे साथ लिया। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चर्चा में आई थी, वह थी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की। जैसे हर व्यक्ति को अपने वोट देने का बराबर का अधिकार है, पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का अधिकार है। संविधान निर्माताओं ने कहा था इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और विदाउट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हमारा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का जो सपना है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का जो सपना है, वह पूरी तरह से हम लागू नहीं कर पाएंगे। और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का जो उन्होंने हमारे प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन को मैं पीछे देख रहा था अभी जब कल अपने दीनदयाल जी ने बोला, तो मैंने जब देख रहा था कि हमारे प्रियम्बल में 3-4 महत्वपूर्ण गाइडलाइंस हैं जो उन्होंने हमारे साथ दिए, और उसमें उन्होंने जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए 2 चीज़ें महत्वपूर्ण विषय 4-5 जो रखे थे, सोशल रिपब्लिक, सेकुलर रिपब्लिक की बात, जो रिपब्लिक और सेकुलर वर्ड 1976 में इंदिरा गांधी जी लेके आई थी अमेंडमेंट के साथ। लेकिन जो 3 महत्वपूर्ण बात उसके पहले संविधान निर्माताओं ने दिए थे, फ्रेटर्निटी, जस्टिस एंड इक्वलिटी, उसमें से 2 महत्वपूर्ण विषय थे। जस्टिस मतलब सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस टू ऑल, ये इंश्योर करना हमारे संविधान का लक्ष्य था। और दूसरा था इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अगर हर व्यक्ति को इस देश में अपने इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, चाहे एजुकेशन की, हेल्थ की, चाहे उसको एम्प्लॉयमेंट की, एंटरप्रेन्योरशिप की,
सब चीज़ों में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इक्वल स्टेटस, इसको हमारे को इंश्योर करना है। उस समय 1947 में जो हमारे सामने लक्ष्य बना, और हमने जब हम 2014 में हमारी सरकार आई, मैं भारतीय जनता पार्टी के आर्थिक विषयों को देखता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में सरकार आई, उस 70 साल के 65 साल के लक्ष्य के अंदर मैं कुछ 2-3 बातें आपके सामने जरूर रखूंगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि इक्वलिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, स्टेटस, ये सब चीज़ें आती है इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस से। अगर देश आर्थिक तरीके से विकास नहीं कर पाएगा, आर्थिक तरीके से विकास नहीं करेगा, तो ये सब चीज़ें उसको मिलेगी नहीं। वो केवल डिस्ट्रीब्यूशन के मैकेनिज्म से हम लोग ये इंश्योर नहीं कर सकते। डिस्ट्रीब्यूशन में एफिशिएंसी चाहिए, वो तो सब चाहिए, लेकिन साइज ऑफ द केक, प्रधानमंत्री जी ने कहा था द साइज ऑफ द केक डू मैटर। अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करेंगे, प्रोग्रेस नहीं करेंगे, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज को करेंगे? वी विल बी ओनली डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर्टी अमॉन्ग अवर सेल्फ। तो यह जो बात है, मैं ये कहना चाह रहा हूं उसमें कि बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं कुछ बात आपके सामने महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इंक्लूजन के जरूर रखूंगा। स्कीम्स की बहुत सारी बातें मेरे ख्याल से और भी लोग करेंगे, मैं उनके बारे में, स्कीम्स के बारे में आप लोगों ने बहुत सुनी होगी फाइनेंशियल इंक्लूजन की। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ जो देश ने की, उसमें पार्टिसिपेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई थी। 2016 में एक ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट आई थी, उसने कहा कि 97% ऑफ आवर पॉपुलेशन is having net worth wealth of less than 7 lakh, $10,000, और 58% of our national wealth is concentrated in only 1% of our population। तो देश ने प्रोग्रेस की, आर्थिक विकास किया, लेकिन समाज का बहुत सारा वर्ग था, जो पिछड़ा वर्ग था, वह उस पार्टिसिपेटिव इकोनॉमिक प्रोग्रेस से छूट गया। और उसका कारण ये था कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेटेड हुई कुछ लोगों के हाथ में, उस इकोनॉमिक प्रोग्रेस और उस ग्रोथ का कॉन्सेंट्रेशन हो गया। और उसमें डिलीवरी मैकेनिज्म जो था हमारे देश में, उसमें लीकेजेस थी, करप्शन थी, टारगेटेड नहीं थे। बहुत सारे सरकारी योजनाएं थी, बहुत सारी सरकार की, प्रदेश की, केंद्र सरकार की योजनाएं थी, लेकिन उनके डिलीवरी मैकेनिज्म में लैप्सेस थे, गैप्स थे, और उसमें एफिशिएंसी नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, और उसमें करप्शन, भ्रष्टाचार घुसा हुआ था। इसके लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो हमारे सामने लक्ष्य रखा था, वह उसमें कमी थी। तो पहला 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किया, वह किया कि जो सोशल डिलीवरी मैकेनिज्म हैं हमारे देश के, उसको टारगेटेड करना है, उसको एफिशिएंट करना है, उसमें लीकेजेस को ख़त्म करना है, उसमें करप्शन को हटाना है। और उस एफिशिएंसी, जितने भी स्कीम्स आप देखेंगे, जैसे प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट योजना, उज्ज्वला योजना, मनरेगा, ये बहुत सारी स्कीम्स, कई लोग कहते हैं कि ये तो पहले से थी। हाँ, स्कीम्स थी, लेकिन उसमें एफिशिएंसी, डिलीवरी मैकेनिज्म में गैप्स था। इसलिए इस चीज को प्रधानमंत्री ने बहुत फोकस किया, और उसके कारण हम देखते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, पार्टिसिपेटिव इकोनॉमिक प्रोग्रेस में बहुत तेजी से हम लोगों ने आगे प्रगति की, और उसी का कारण हमारे सबके सामने आना चाहिए। और मैं तो कई बार इतना कहता हूं कि जैसे क्रोनी कैपिटलिज्म होता है, क्रोनी कैपिटलिज्म के लिए की तरह ही क्रोनी सोशलिज्म भी एक होता है। जब आप डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म को ऐसे कर देते हो कि उसमें कुछ लोगों को ही लाभ मिलता है, वह क्रोनी सोशलिज्म है। सोशलिज्म के नाम पे भी क्रोनिज्म योजनाओं में घुस जाता है। तो जैसा क्रोनी कैपिटलिज्म दिक्कत है, वैसा ही क्रोनी सोशलिज्म भी है, इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। फोकस डिलीवरी, टारगेटेड डिलीवरी, और उसी के कारण जो बहुत सारी योजनाएं हैं वो एफिशिएंसी से साथ हम लोग लागू करने में सक्षम हुए, और उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इंटीग्रेशन महत्व है। मोदीनॉमिक्स के विषय में मैं 2-3 बातें कभी कहता हूं, या जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जो मोदी जी ने ये किया कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी, वेयर द प्रॉब्लम इज our society is having the problem in which sector, which segment, which area, geographical area,
एंड आइडेंटिफाई अ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन टू इट। उस टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन से स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको इंटीग्रेट करना ज़रूरी है। अगर जनधन अकाउंट योजना हमने बनाई तो बैंक को उसके साथ जोड़ा, बेनिफिशियरीज को उनके साथ जोड़ा, उसके साथ सरकार की स्कीम्स को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के साथ जोड़ा, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एक जैम का प्लेटफॉर्म बनाया, जो मोबाइल आधार और उसका बैंक अकाउंट का एक कॉम्बिनेशन बनाया, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन के साथ स्टेक होल्डर्स को उसके साथ जोड़ा, और फिर उसके बाद टारगेटेड वह टारगेट रखे कि अगर जब 2015-16 में प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बोला था कि हम 2.5 करोड़ बैंक अकाउंट खोलेंगे, तो उसके ऊपर फोकस करके सारा गवर्नमेंट की मशीनरी उसमें लग गई और 2.5 करोड़ नहीं 7.5 करोड़ 2019 तक हम अकाउंट खोलने में सक्षम हुए, और उसके बाद अब लगभग 11 करोड़ अकाउंट खुल गए हैं। और इतना बड़ा जो समाज का वर्ग था जो फाइनेंशियली इंक्लूजन अपने आप को नहीं फील करता था, उसको कर सके। और सरकार की सारी योजनाओं से, मैं मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गया था, एक बार किसान लोग कहने लगे कि ये नहीं किया सरकार ने, ये नहीं किया, ये नहीं किया आप लोगों ने 2019 के पहले के इलेक्शन में। तो मैं कहा कोई काम सरकार ने अच्छा किया हो तो आप लोग बताइए। तो उन्होंने कहा कि हाँ कोई तो किया होगा ना अच्छा काम, वो बताइए। तो उन्होंने कहा कि देखो हमारे एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि हमारे बैंक अकाउंट में हमारे जो भी योजनाओं के पैसे हैं वो सीधे पूरे 100% आ जाते हैं। तो चाहे इंश्योरेंस के पैसे हो, और जो फसल के जो यह या जो ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बन रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ने बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिए हैं विलेजेस को। झोपड़ियों में जो रहते थे 2.5 लाख के इतने अच्छे अच्छे मकान उनके बन गए हैं। तो ये टारगेटेड डिलीवरी के कारण, फोकस डिलीवरी के कारण, ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार उसमें अच्छी तरह से कर पाई है। यह मैं आपको जरूर बताना चाहता था, यही सक्सेस का मंत्र भी है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारी योजनाओं को सरकार पोस्ट पेंडेमिक भी बहुत अच्छी तरह से लागू कर रही है आज। और मैं ये मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ में पूरी तरह विश्वास करती। वी बिलीव इन मार्केट इकोनॉमी। अगर आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ से हमारे आर्थिक विषय को जो देखते हैं उनकी बात पढ़ेंगे, अपने दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने 32 से ऊपर किताबें लिखी है, आर्थिक चिंतक माने जाते हैं। हम सब ने प्रो बिजनेस माना है, इंडस्ट्री और बिजनेस कम्युनिटी को पार्टनर इन ग्रोथ माना है। हम लोग उस तरह के क्रोनी सोशलिज्म में विश्वास नहीं रखते जिसमें आप बिजनेस कम्युनिटी, इंडस्ट्रीज और इकोनॉमिक पार्टनर्स को अपना पार्टनर नेशनल बिल्डिंग में नहीं मानते। तो इस बात को भी पूरी तरह से रखते हैं। और साथ में अंत्योदय का जो हमारा लक्ष्य है पंडित दीनदयाल जी का, वो बिल्कुल उस कॉन्सेप्ट में वही है कि समाज के देश के अंतिम छोर तक, अंतिम वर्ग के लोग तक सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो परिप्रेक्ष्य है, परिदृश्य है, वह सब अगर हम देखें तो उसमें हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि सरकार जैसे जैसे आर्थिक प्रगति होती है, जैसे जैसे नई चुनौतियां आती हैं, उन चीज़ों को सरकार जानती है, समझती है कि नहीं। तो जब पेंडेमिक आया, तो पेंडेमिक जो कोरोना का इतना बड़ा पेंडेमिक आया, तो उसमें हेल्थ सेक्टर की सबसे बड़ी प्रमुखता से उसकी आवश्यकता थी, वैक्सीनेशन की आवश्यकता थी। आज जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है सरकार का, वह WHO और ग्लोबली उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। 120 करोड़ से ऊपर लोगों को हम लोग वैक्सीनेट कर पाए हैं। अमेरिका, अलग अलग कंट्रीज़ में ऐसे जो कि इकोनॉमिकली बहुत प्रोग्रेसिव माने जाते हैं, जिनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ बहुत अच्छी मानी जाती है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतने अच्छे माने जाते हैं, वह लोग भी इतनी पॉपुलेशन को इतने सस्ते रेट में नहीं कर पाए। वह क्यों? वैक्सीनेशन पॉलिसी थी। अगर वैक्सीनेशन में हम इंडिजिनस वैक्सीनेशन नहीं डेवलप करते, उस वक्त इतना प्रेशर था सरकार के ऊपर कि आप विदेश से वैक्सीनेशन मंगवा लीजिए। फाइजर और मोडर्ना की 2,500 और 4,000 रुपए की एक वैक्सीन हम मंगवाते, तो आज इतने लोगों को वैक्सीन दे पाते थे क्या? 250 रुपए में हम वैक्सीन दे रहे हैं। वह इसलिए है कि हमने इंडिजिनस वैक्सीनेशन डेवलप की और उसके ऊपर उसको, और आज केवल देश में ही नहीं, हम एक्सपोर्ट भी करने के लिए आज हमारी सरकार ने
ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ये कहा है कि पेटेंट बिल्कुल आप हटा दीजिए वैक्सीनेशन में। वैक्सीनेशन का जो फार्मा सेक्टर इंडस्ट्री का जो पूरा जो स्ट्रक्चर है, अगर आप लोग समझते होंगे, देखते होंगे, पढ़ते होंगे, तो ग्लोबल इतना ज़्यादा कंट्रोल का फाइनेंशियल उसमें वो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कि उसको ब्रेक करके मोदी जी ने, हमारी सरकार ने उस चीज़ को आज ग्लोबल लेवल पे 120 कंट्रीज़ ने ये एक्सेप्ट किया है कि इंडिया ने जो कहा है कि पेटेंट वेवर ऑन वैक्सीनेशन को एक्सेप्ट किए। इतने प्रेशर के बाद भी सरकार ने काम किया। और एक लास्ट बात मैं आपके सामने वो कहूँगा कि जो पेंडेमिक के बाद जो पेंडेमिक आया था, इकोनॉमी को बहुत ज़बरदस्त धक्का लगा था, लेकिन और सरकार के ऊपर, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि आप फिस्कल जो डेफिसिट है उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दीजिए। आप हेलीकॉप्टर मनी जैसे लोगों के नोट प्रिंट करिए और जो आम जनता के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। और ग्लोबल डेवलप्ड इकोनॉमीज़ ने, अमेरिका, यूरोप, कई कंट्रीज़ ने ऐसा किया, डॉलर प्रिंट करके लोगों के अकाउंट में पैसा दे दिया। और आज ये स्थिति है कि वहाँ पे अमेरिका में 30 साल के बाद ऐसा इन्फ्लेशन हुआ है जो कभी भी 30 साल पहले नहीं था उनके, जब 30 साल पहले था इन्फ्लेशन 6.2% का इन्फ्लेशन है। और यूरोप में भी इन्फ्लेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और जब इन्फ्लेशन से जो लिक्विडिटी उनने अनचेक लिक्विडिटी सिस्टम में डाली, तो उसको जब उनके सेंट्रल बैंक को विड्रॉ करना पड़ेगा, उस लिक्विडिटी को सक करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ रिकवरी है पोस्ट पेंडेमिक की, वह दिक्कत में आ जाएगी। और हमारी सरकार ने जो पॉलिसी की, अनचेक्ड प्रिंटिंग ऑफ करेंसीज को नहीं किया, और जो दूसरी वो थी जो लिक्विडिटी को, हेलीकॉप्टर मनी को पुश करने का नहीं काम किया, तो आज आरबीआई इसको एक्सेप्ट करा। ग्लोबल आप रिपोर्ट देखेंगे, जितने जो पॉजिटिव इम्पैक्ट रिपोर्ट्स आ रहे हैं भारत के ऊपर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के, आईएमएफ के, कि भारत की इकोनॉमी और सेंट्रल बैंक इज मच बेटर, इन अ मच बेटर पोजीशन टू control and move ahead in the post pandemic, because inflation is a challenge for India, but it is not such a big challenge that other central banks are facing. So because of our policies, right decision, और जो काउंटर साइक्लिकल मेजर्स भी यूज़ किए, मैं उन पे विषयों पे नहीं जाऊंगा। इकोनॉमिक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी 18 तारीख को की थी, जिसमें बहुत डिटेल से हमने क्या चैलेंजेस जो हमारे पास सरकार के हैं वर्तमान स्थिति में, उन चैलेंजेस को हम समझते हैं। उन चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए जो हमने आर्थिक प्रगति के रूप में आत्मनिर्भर भारत पैकेज को लिया, स्टैगर्ड स्टिमुलस पैकेजेस को लिया, गरीब लोगों को लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए जो 2.5-3 लाख करोड़ का सीधा स्टिमुलस पैकेज, जो पिछड़े गरीब वर्ग के लोगों के, उनके लिए पैसा शिफ्ट करने का काम किया, और बाकी जो बिजनेस कम्युनिटीज़ थे उन सब के लिए क्रेडिट अवेलेबिलिटी के काम किए। और इन जो फिस्कल डेफिसिट को भी ध्यान में रखते हुए प्रिंटिंग ऑफ करेंसीज पे नहीं गए, तो हमारी रिकवरी आज इतनी अच्छी है कि आज भी बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है कि 8.4% की हमने जीडीपी ग्रोथ देखी है। और प्रधानमंत्री ने परसों कैबिनेट में यह डिसीजन ले लिया कि जो 88 करोड़ लोगों को फ्री राशन जब से पेंडेमिक हुआ उनके घर में पहुंचाने का काम किया जा रहा है, और उसको मार्च 2022 तक एक्सटेंड कर दिया, ज़रूरत पड़ेगी तो वो एक्सटेंड करेंगे। तो यह जो इंटीग्रेटेड सोच है, 360 डिग्री का सोच है, आर्थिक प्रगति को, विकास को भी, साइज ऑफ द केक को भी महत्वपूर्ण देना है, और जो गरीब और पिछड़ा वर्ग और जो अलग अलग सुदूर क्षेत्र हैं उन लोगों को कैसे उनकी सहायता के लिए काम करें, वह सरकार बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का दीनदयाल जी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैसे महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस कैसे ग्रामीण क्षेत्र में एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म कर रहे हैं, सोशल, अभी आपने बात की थी अजय जी की, सोशल सेक्टर के लिए जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनके लिए फाइनेंसिंग की आवश्यकता होती है। तो हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट, काफ़ी सेबी ने डिस्कशन पेपर भी पब्लिक डोमेन में डाला है, वी वांट टू प्रमोट सोशल स्टॉक एक्सचेंज,
वेयर जो यूथ है, युवा वर्ग है हमारे देश के, वो लोग अच्छे ऑब्जेक्टिव को लेके अगर काम करें तो उनके लिए क्लाउड फंडिंग या कैसे ऐसे, क्योंकि आजीविका भी चलना जरूरी है, चैरिटी के ऊपर जीवन नहीं चलते पूरे के पूरे। युवाओं को अपने देश, अच्छा देश के लिए काम भी करना है, लेकिन अपनी आजीविका को चलाना, अपने परिवार को चलाने का भी ध्यान रखना है। तो उनको फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर का एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग एक कॉन्सेप्ट पेपर भी लेके आए सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, ताकि वो आजीविका के साथ जोड़ के उसको काम करते रहें। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का पिछले बार दीनदयाल जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया था, जिसका भी बहुत सरकार आने वाले समय में यूज़ करेगी, जिसके कारण भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। CSR के अंदर भी प्रधानमंत्री जी ने खुद एक कार्यक्रम, शायद दीवान साहब भी थे जो विज्ञान, अपने चौहान साहब भी थे, दीनदयाल जी भी थे, उन्होंने एक कार्यक्रम किया था कि पूरा कि CSR को लेके किस तरह से PSUs को आगे लेना है, उसके साथ आपको टारगेटेड डिलीवरी के लिए करना है, सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है और जो आउटकम रिजल्ट्स को ध्यान में रखना है। एक बात मैं CSR में दीनदयाल जी जरूर आपके सामने रखूँगा कि मैं जो CSR का देखता हूँ उसमें ये चीज़ में कमी देख रहा हूँ कि जो एसेट क्रिएशन हो रहे हैं ना, कंपनीज जो है ना वो पैसा दे देती है, उसके बाद उस एसेट जो क्रिएट हो रहे हैं उसका रिकॉर्ड ना उसके पास है ना उस कंपनी के पास है, ओनरशिप का। अच्छा, हाँ, तो उन एसेट्स का जो क्रिएशन हो रहा है उसकी ओनरशिप, रख रखाव, मैनेजमेंट का भी कंपनी कैसे ध्यान में रखे, ये एक एरिया में आप अच्छा कोई पेपर बना के या डिस्कशन कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। हर घर जल इस बार का बहुत महत्वपूर्ण योजना है जो प्रधानमंत्री टारगेटेड लेके चल रहे हैं कि 2024 तक हम 19 करोड़ घर, लोगों के घरों में नल के द्वारा पानी देने में सफल होंगे। सैनिटेशन, हेल्थ, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। जब किसी परिवार के अंदर महिलाओं को कई कई किलोमीटर लेके पानी लेने जाना पड़ता है काम, और उसकी काफ़ी एनर्जी और अनहाइजीनिक वाटर मिलता है, तो उस पूरे परिवार की एनर्जी और हेल्थ में काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। जब उसके घर में मिल जाएगा, कितना समय उस परिवार का बचेगा, कितना हेल्थ बेनिफिट होगा, इसको टारगेट लेके सरकार हर योजना को चलती है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के 115 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी बहुत तेज़ी से कलेक्टर को रिस्पॉन्सिबल बनाया है कि 7 जो सरकार की योजनाएं हैं उनको आइडेंटिफाई करिए कि जो बेनिफिशरीज हैं, और उन बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करके उनके साथ जोड़ने का जिम्मेदारी अब कलेक्टर की है। वर्किंग ऑन ए पुश मॉडल, पहले था कि पुल मॉडल था कि आप बैठे, सरकार ने योजना घोषणा कर दी, अब ब्यूरोक्रेसी और ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, जिसको मुझे लाभार्थी है, मुझे चाहिए तो पहले तो मैं पता करूं कि मुझे क्या लाभ मिलेगा, फिर उसका कैसे लाभ मिलेगा, फिर मैं कलेक्टर के धक्के खा रहा हूं, डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए, फिर पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। अब सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा 115 एस्पिरेशनल बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई करके उन पे पुश मॉडल पे काम करेंगे, और कलेक्टर की जिम्मेदारी दे दी है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में जो जो लोग उस बेनिफिशियरी स्कीम्स के लाभार्थी हैं उनको आइडेंटिफाई करो और देखो कि वो 7 स्कीम्स उन तक पहुंची है कि नहीं। इसकी जिम्मेदारी आपकी है, जिसको प्रधानमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं। तो इतना मॉनिटरिंग, और उसके कारण मुझे लगता है फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक नया इकोसिस्टम हमारे देश में तैयार होगा, और उसमें जो CSR फाउंडेशन अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। और ये जो 3 वर्ड जो दीनदयाल जी और CSR रिसर्च फाउंडेशन यूज़ करते हैं, जैसे विमेन एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने किए थे AAA, वैसे PPP, पीपुल, प्लेनेट एंड प्रॉस्पेरिटी, ये तीनों इंटीग्रेट हो गए। तो विश्व की कोई ताकत नहीं है कि जो भारत को आर्थिक रूप से महाशक्ति बनने से रोक सकती है। ग्लोबली इंडिया की तरफ विश्व देख रहा है। हम लोगों में अपना स्वाभिमान अगर जग गया, जो प्रधानमंत्री जी कोशिश करें, हम लोगों में वो जुझारूपन अगर जीत गया, तो विश्व की इस वक्त कोई शक्ति नहीं है जो हमें आर्थिक महाशक्ति बनने से रोक सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की।